हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एग्जाम की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, है ना, यानी कि ये जो चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ये थोड़ा सा कम प्रायोरिटी रखता है। आप लोगों ने ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज में इस चैप्टर के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट यहाँ से नहीं पूछ सकता है। 3 to 5 मार्क्स का आराम से मार्जिन रखता है ये चैप्टर भी। इसके बाद में तो इंस्टीट्यूट की इच्छा है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन लोग चैप्टर नंबर 1, दैट इज सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जब भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जाते हैं तो आपका फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपका बिजनेस होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जो कि एक बिजनेस ऑनर लेता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस यहाँ पे हम लोगों को देखना है अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला तो आपका कौन सा होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, देन पार्टनरशिप होता है, देन एचयूएफ होता है, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, एलएलपी होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ओपीसी होता है। सो दीज आर सेवरल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज को यहाँ पर रन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस चैप्टर में देखो लेसन आउटलाइन के अंदर यहाँ पे यही आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद में इनके सबके फीचर्स बताए जाएंगे। इसके बाद में जो यहाँ पे बताया जाएगा कि किस बेसिस पे आप अपने बिजनेस को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करेंगे। देन व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा सुटेबल फॉर्म आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा। ठीक है, वन बाय वन यहाँ पे अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करेंगे विद सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे क्या होता है, वन मैन आर्मी होता है, सिर्फ एक सिंगल पर्सन अपने बिजनेस को क्या कर रहा होता है, रन कर रहा होता है, उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज को वो ही चला रहा होता है। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत मिनिमम फॉर्मेलिटीज आपको करनी होती है। जितनी भी एसेट्स होती है बिजनेस की, जो ऑनर होता है उसी की वो एसेट्स होती है। और क्या बोल रखा है यहाँ पे, लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है, डिपेंड कर सकता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस फॉर्म की रिक्वायरमेंट हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है ना। लाइक अगर मैं एक मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहती हूँ, रिटेल आउटलेट बनाना चाहती हूँ मेडिकल का, तो फिर यहाँ पे मेरे को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो डिपेंड करता है। आगे क्या बोल रखा है फीचर्स में, सबसे पहला फीचर क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे सबसे पहला फीचर होता है जितनी भी लाइबिलिटी होती है रिलेटेड टू बिजनेस, वो सारी की सारी ऑनर की ही होती है, वो उसे किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकता है। इजी टू स्टार्ट, यानी कि आपको यहाँ पे एज कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन कोई प्रोसीजर नहीं होता है, और इसीलिए इस बिजनेस को स्टार्ट करना क्या होता है, आसान होता है, इजी होता है। देन आपको यहाँ पे बताया पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों में हो सकती है, तो मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर के बिजनेस पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट 1932 से क्या होता है, गवर्न होता है। सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या करता है, एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जहां पे प्रिस्क्राइब किया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। अब आगे क्या बोल रखा है कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो कभी भी 100 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। आगे क्या बोल रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50 बाय रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल। बाद में जो रूल लाए गए 2014 में, वहां पे मैक्सिमम लिमिट यहाँ कितनी कर दी गई थी, 50 कर दी गई थी। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप के, तो सबसे पहला फीचर है बेटा यहाँ पे भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर भी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो फर्म की लोन है और जो पार्टनर्स है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते हैं, दे आर सेम, इसलिए उन्हें एक ही ट्रीट किया जाता है। तो जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। ठीक है, ठीक है, वन बाय वन यहाँ पे अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करेंगे विद सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे क्या होता है, वन मैन आर्मी होता है, सिर्फ एक सिंगल पर्सन अपने बिजनेस को क्या कर रहा होता है, रन कर रहा होता है, उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज को वो ही चला रहा होता है। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत मिनिमम फॉर्मेलिटीज आपको करनी होती है। जितनी भी सो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहला फीचर क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दैट मींस पार्टनर एंड एंटिटी आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों अलग नहीं होते हैं, इसलिए जितनी भी लाइबिलिटी होती है फॉर्म की वो सारी की सारी पार्टनर्स की भी होती है। ठीक है, पार्टनर्स अपने रेशियो में जो भी उन लोगों ने डिसाइड किया है उस बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस को, लाइबिलिटी को शेयर करते हैं। इजी टू स्टार्ट, जस्ट आपके पास में यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाना बिल्कुल ऑप्शनल होता है, कोई मैंडेटरी नहीं होता है। तो इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टनर्स कि वो उसे रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अदरवाइज यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में एक पार्टनरशिप डीड करके एक एग्रीमेंट यहाँ पे तैयार होता है, जिसके बेसिस पे वो लोग अपनी रेगुलर वर्किंग यहाँ पर करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ डीड भी क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया जा सकता है। सो इट इज एज कंपेरेटिवली, अगर हम लोग कंपनी से इसका कंपैरिजन करेंगे तो इजी इसको स्टार्ट करना होता है।
रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ठीक है। अ जनरल पार्टनरशिप इज चीपर टू स्टार्ट देन एलएलपी। अगर आप एलएलपी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां पे थोड़े लीगल कंप्लायंस है जो कि आपको करने पड़ेंगे, बट एज कंपैरिजन अगर आप बात करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म की तो इट इज इजी टू स्टार्ट। ऑलराइट, अब यहाँ पे बोला एचयूएफ के बारे में। एचयूएफ किसे कहते हैं आप? तो एचयूएफ इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन कम टुगेदर एंड फॉर्म एचयूएफ को फॉर्म कर सकते हैं। एचयूएफ इज टैक्स्ड सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है। एचयूएफ को उसके मेंबर से अलग तरीके से क्या किया जाता है, टैक्सेशन एचयूएफ के ऊपर लगता है, मेंबर्स के ऊपर नहीं रहता है। वन कैन सेव टैक्सेस बाय क्रिएटिंग अ फैमिली यूनिट को आप क्या कर सकते हो, क्रिएट करके और उस पे आप एसेट्स डाल करके एचयूएफ फॉर्म करके भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे टैक्स बचा सकते हो। एचयूएफ हैज इट्स ओन पेन एंड फाइल टैक्स रिटर्न इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। जो भी उसके मेंबर्स होते हैं, जो को-पार्टनर्स होते हैं, जो कर्ता होते हैं, वो सब लोग अलग होते हैं और एचयूएफ के अंदर जो टैक्सेशन होता है वो उसका सेपरेटली होता है, डिस्टिंक्टली होता है। क्लियर है? फीचर्स क्या क्या होते हैं एचयूएफ के? तो एचयूएफ को बनाने के लिए कम से कम फैमिली के अंदर 2 मेल मेंबर का होना रिक्वायर्ड है। दे शुड इनहेरिट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उनकी कोई होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। ऑल द मेंबर्स एंजॉय दिस प्रॉपर्टी एंड हैव इक्वल शेयर इन दैट। यहाँ पे सबका क्या होता है, इक्वल शेयर होता है क्योंकि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। दस जब भी कोई चाइल्ड का बर्थ होता है फैमिली के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एचयूएफ के अंदर मेंबर बन जाता है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी एग्रीमेंट टू बिकम अ मेंबर। अब यहाँ पे किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेटर यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है अबाउट एलएलपी के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय एलएलपी? सो एलएलपी इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप में हम लोगों ने एक फीचर देखा था दैट वाज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो उस फीचर को यहाँ पे क्या करा गया है, कम खत्म किया गया है बिकॉज दैट वाज नेगेटिव थिंग इन द पार्टनरशिप फॉर्म। तो उस चीज को यहाँ पे खत्म करके एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पे किया गया है जिससे कि बिजनेस को इजी वे में है ना करा जा सके। अब यहाँ पे जो लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट है ये कहाँ पे मिलता है, आपको कंपनी में मिलता है। तो वो बेनिफिट आप यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बट अलाउ इट्स मेंबर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पे जो दूसरा बेनिफिट होता है आपको पार्टनरशिप फॉर्म का, कि सिर्फ एक डीड के जरिए आप अपनी क्या कर रहे हो, पार्टनरशिप फॉर्म को तैयार कर रहे हो, अपना मैनेजमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो वो बेनिफिट आप यहाँ पे उठाते हो। एज इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय वे ऑफ एलएलपी पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है। यहाँ पे एलएलपी को कौन गवर्न करता है, तो एलएलपी एक्ट 2008 गवर्न करता है। एलएलपी रिलेटिवली चीपर होता है, अप्रोच है अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करते हैं तो उसके कंपैरिजन में रिलेटिवली चीपर है। देन क्या बोल रखा है, रिक्वायर्स फेयर कंप्लायंस, जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। और यहाँ पे जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है। जितना भी लिमिटेड अप टू देयर कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस, बिजनेस में जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उतनी ही उनकी क्या होती है, लाइबिलिटी रहती है। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। अब आगे बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एलएलपी। एलएलपी के क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो सबसे पहला फीचर है सुटेबल फॉर नॉन स्केलेबल बिजनेस, ठीक है। ऐसा बिजनेस जो कि क्या है, स्केलेबल। स्केलेबल बिजनेस का मतलब क्या होता है कि भविष्य में जाकर ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर आपका बिजनेस ऐसा नहीं है तो आप ये सुटेबल है आपके लिए। फ्यूअर कंप्लायंस, अगर आप कंपनी से कंपैरिजन करेंगे, कंपनीज एक्ट 2013 से कंपैरिजन करेंगे तो जो लीगल कंप्लायंस यहाँ पे होती है वो क्या होती है, कम होती है। जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होती है, ये इसका सबसे अच्छा फीचर है। इफ वन इज बिल्डिंग अ लार्ज एडवर्टाइजिंग एजेंसी, अगर आप बनाना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, वन नीड नॉट टू वरी अबाउट एनी कैप ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर, है ना। पार्टनर्स कितने भी यहाँ पे बढ़ जाए वो कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखना है आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो कोई भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूजुअली ऑफ लिमिटेड मींस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ पे जो भी चीजें हैं, रिसोर्सेज है, वो क्या है, लिमिटेड है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत सारे लोगों के कॉपरेशन से मिलकर के बनती है। सोसाइटी का एजेंडा क्या होता है कि जो भी इनके मेंबर्स हैं उन्हें बेनिफिट अवेलेबल करवाना है, बेनिफिट अवेल कर सके, ठीक है। टुगेदर टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक एंड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन मेक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल रिक्वायर्ड एंड एक्सेप्टिंग फेयर शेयर ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट टू द ऑफ द अंडरटेकिंग, ठीक है। जो भी बेनिफिट हो रहा है अंडरटेकिंग को उसको, और क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम वो लोग सोसाइटी के लिए करते हैं वो फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एंड इट्स मेंबर ही करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट द बेसिक पर्पस ऑफ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है किसको, मेंबर को। तो ये चीज को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे ध्यान में रखनी होती है जब भी आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड टुगेदर बाय म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं वो म्यूचुअल कंसेंट से, सब एक दूसरे की रजामंदी से क्या होते हैं, यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, डेलिब्रेट डिटरमाइन एंड एक्ट जॉइंटली फॉर कॉमन पर्पस। जो सबका जो पर्पस है वो पर्पस क्या होगा, यहाँ पर कॉमन पर्पस होगा, ठीक है। सोसाइटीज आर यूजुअली रजिस्टर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। अब सोसाइटी जनरली क्यों बनाई जाती है, तो किसी भी चैरिटेबल, रिलीजियस या फिर कल्चरल या फिर म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इस तरीके के पर्पस के लिए, सोशल एक्टिविटी के लिए यहाँ पे सोसाइटी को बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको किस चीज के बारे में बताया, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बताया। सेक्शन 8 कंपनीज किसे कहते हैं? So, is a company which is established for promoting, है वो कंपनी जो कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे जो काम करती है
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। इफ एनी और अदर इनकम इज अप्लाइड फॉर प्रमोटिंग ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड नो डिविडेंड इज पेड टू इट्स मेंबर्स, सेक्शन 8 कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज, क्योंकि कंपनी लिखा हुआ है तो भैया इस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो तो एज पर द एक्ट ही होगा, लेकिन कंपनी का ऑब्जेक्ट किस तरीके का है, यहाँ पे साइंस आर्ट्स कॉमर्स एक्टिविटीज को प्रमोट करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, R&D को प्रमोट करना है, रिलीजन, चैरिटी या फिर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, इस तरीके के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो आप क्या हो सकते हैं, सेक्शन 8 कंपनी बन सकते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं, देखो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, प्रमोशन करना, द प्रॉफिट इफ एनी आर अप्लाइड इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, अगर कोई प्रॉफिट भी जनरेट होता है इस एक्टिविटी से, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को ही फुलफिल करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए इस प्रॉफिट को क्या करा जाएगा, यूज किया जाएगा। इट प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर, मेंबर्स को कोई डिविडेंड नहीं मिलता है। जो नेम होता है कंपनी का उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है विदाउट यूजिंग लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड यूज करने की जरूरत नहीं होती है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होती है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट आपको किस चीज के बारे में बताया, व्हाट डू यू मीन बाय वन पर्सन कंपनी। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई कि भैया मुझे, अगर मैं एक सिंगल पर्सन हूँ और अपने बिजनेस को क्या करना चाहता हूँ, रन करना चाहता हूँ, और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेरे बिजनेस को बहुत ज्यादा सुटेबल है, ठीक है, वो सबसे परफेक्ट रहेगा, लेकिन अगर मेरे साथ में कोई काम करने को नहीं है, मेंबर्स उतने नहीं है, तो फिर मैं कंपनी नहीं खोल सकता। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए वन पर्सन कंपनी ओपीसी को लेकर के आया गया है। अब ओपीसी का मतलब क्या होता है, ओपीसी का मतलब होता है अ पर्सन, वन पर्सन एज अ मेंबर, ठीक है, वो एक ही व्यक्ति क्या है, मेंबर है। एंड शेयर होल्डर कैन मेक ओनली वन नॉमिनी, और जो शेयर होल्डर हो सकता है वो भी क्या बना सकता है, सिर्फ एक ही नॉमिनी बना सकता है, जो कि क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा, अगर जो पर्सन है जिसने उसे नॉमिनी बनाया तो उसकी डेथ हो जाती है, या फिर इनकैपेसिटी ऑफ ओरिजिनल स्टेक होल्डर की अगर कैपेसिटी नहीं है तो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओपीसी इज अ स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट ओवर सोल प्रोप्राइटरशिप। अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप के जितने भी डीमेरिट्स थे उनको ओवरकम करने के लिए ओपीसी क्या है, अपने आप में एक अच्छा अच्छा प्रोग्राम है जो कि शुरू किया गया है। इट गिव्स अ सिंगल प्रमोटर फुल कंट्रोल, एक जो सिंगल प्रमोटर होता है उसके पास में कंपनी का ओवरऑल कंट्रोल होता है, व्हाइल लिमिटिंग हिज और हर एबिलिटी टू कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस, लेकिन वहां पे जो लाइबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। दिस पर्सन विल बी ओनली डायरेक्टर, वही व्यक्ति क्या होगा, डायरेक्टर होगा, वही क्या होगा, शेयर होल्डर होगा, लेकिन वो क्या बना सकता है, नॉमिनी बना सकता है, लेकिन उसके पास में कोई भी पावर नहीं होता है जब तक कि जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है वो इनकैपेबल नहीं हो जाए कि वो किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। हेंस देयर इज नो स्कोप ऑफ रेजिंग इक्विटी फंडिंग वगैरह यहाँ पर नहीं होती है, या फिर ऑफर नहीं कर सकते आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस को भी। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे फीचर्स क्या क्या होते हैं, सोल एंटरप्रेन्योर के लिए होता है, लो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, और जो टैक्स एडवांटेजेस यहाँ पे आपको मिलते हैं। क्लियर है, क्या बोल रखा है, बट टैक्सेस आर टू बी पेड ऑन एट अ फ्लैट रेट पे, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स को पे करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी का मतलब आप सभी जानते हैं, जहाँ पे शेयर होल्डर के राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने होते हैं, 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200, 200। और इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी ऑफ हिज शेयर और डिबेंचर्स और एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, प्रोहिबिटेड होता है। अब बाहर के लोगों को यहाँ पे नहीं कॉल कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ अपने मेंबर से ही पैसा रेज कर सकते हैं। अब पब्लिक कंपनी उसी का उल्टा, पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है, वो कंपनी जहां पे शेयर को अपने शेयर होल्डर्स को अपने राइट को ट्रांसफर करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे वो कितने होने चाहिए, 7 मेंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए। और पब्लिक को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स या फिर डिबेंचर्स के लिए क्या कर सके, आ करके उन्हें परचेस करें। ठीक है, ये सारी चीजें अब यहाँ पे अपन लोगों ने क्या देख लिया है कि कितने कितने तरीके की हम लोगों ने अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर देख लिए हैं। अब आपको यहाँ पे एक और टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अ बिजनेस एंटरप्राइज कैन ओन एंड ऑर्गेनाइज इन सेवरल फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं ऑर्गेनाइज। जितने भी ईच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन मेरिट्स, और सबके अपने अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। अल्टीमेट चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, जहां पे आप इस चीज को देखेंगे कि आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सारी चीजों को बैलेंस करते हुए यू हैव टू मेक द राइट चॉइस। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे तो बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है, बड़ा ही सोच समझ करके लेना चाहिए। इट डिटरमाइंस, क्योंकि जो भी आप डिसीजन लोगे वो आपकी पावर, कंट्रोल, रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीजों को क्या करने वाला है, यहाँ पे डिटरमाइन करने वाला है। ठीक है, कि किस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिवाइड करेंगे, ये भी एक है। बीइंग अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मेड आफ्टर कंसिडरेबल थ्रू थॉट एंड डेलिब्रेशंस। आप पहले अच्छे से चीजों के बारे में सोचेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, आप यहाँ पे डिसीजन लेंगे। क्लियर है, क्लियर है बच्चा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
वंस अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज चूजन, जैसे ही आपने चूज कर लिया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्विच ओवर। अब आपने अगर एक बार चूज कर लिया है तो भैया इसको आप स्विच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, आपको वाइंड अप करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा आपके एक्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को। तो इट्स बेटर कि आप आराम से इस बारे में सोचें, कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस को सबसे ज्यादा सूट करता है, वो ही आप लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रखा है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर गवर्निंग द डिसीजन फॉर सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, तो आपके बिजनेस की एक्टिविटीज का नेचर कैसा है, आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन कैसा है, आप फ्यूचर में जाकर के बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, या आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है ना, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या सर्विसेज में इन्वॉल्व हो। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। देन क्या बोल रखा है, कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी है, अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट अरबों खरबों में है तो देन व्हाट, आपको कंपनी फॉर्मेशन पे जाना पड़ेगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट लिमिटेड है तो फिर आप कुछ भी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोई भी तरीका देख सकते हैं। देन बोला मैनेजरल एबिलिटी की कितनी रिक्वायरमेंट है, आपका किस तरीके का बिजनेस है वहां पे। जैसे कि अगर आप बात करेंगे कि नॉलेज एक्सपर्टीज लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है, एमबीए हमारे यहाँ पे होने चाहिए, आईआईटीएंस हमारे यहाँ पे होने चाहिए। तो अगर हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है देन डेफिनेटली आप बिगर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे। डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को किस तरीके से कंट्रोल में, अगर आप पूरा ही कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हो, पूरे ही आप खुद मैनेज करना चाहते हो, देन व्हाट, आप क्या करोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप पे चले जाओगे, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी, अब आपके बिजनेस के अंदर कितना रिस्क है, कितनी लाइबिलिटी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्टर है, जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या बोल रखा है, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कितना स्टेबल नेचर का है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस कैसे होते हैं, सीजनल भी होते हैं, वो 2 3 4 साल के लिए, कोई प्रोजेक्ट है, कोई 4 साल में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस तरीके का है, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, किस तरीके से प्रॉफिट को आप डिवाइड करना चाहते हैं, कॉस्ट प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या क्या है, टैक्स इम्प्लीकेशन किस तरीके से लगता है, जियोग्राफिकल मोबिलिटी क्या है आपके यहाँ पे, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, मैनेजरल रिक्वायरमेंट किस तरीके की, सिक्रेसी है ना, अगर आपका बिजनेस सीक्रेट नेचर का है कि आपको उसमें सिक्रेसी मेंटेन करके रखनी, तो आप लिमिटेड उस पर जा सकते हैं, इंडिपेंडेंसी, ये सारे के सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। और इन्होंने आपको यहाँ पे वन बाय वन ये सारे के सारे फैक्टर्स भी क्या करें भैया, डिस्क्राइब किए हैं। एंड पॉसिबिलिटी होती है, कई बार पूछा भी गया है कि आपको इनमें से ही किसी एक फैक्टर के बारे में पूछ लेंगे, लाइक उन्होंने पूछ लिया मैनेजरल एबिलिटी के बारे में, तो आप यहाँ पे कैसे करोगे भैया, इसका आंसर कैसे दोगे, मैक्स टू मैक्स 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा कि वहां पे आपसे पूछ लिया कि मैनेजरेबल एबिलिटी को एक्सप्लेन कीजिए इन टर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप या इन टर्म ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा, या फिर जब मैं चॉइस करता हूँ कि कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुझे चूज करना चाहिए, तो उसके अंदर मैनेजरल एबिलिटी किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, दैट आई डिस्क्राइब्ड इन माय प्रीवियस डिस्कशन, जब मैंने पेपर डिस्कशन किया तो वहाँ पे सारी चीजें डिस्क्राइब करी, क्वेश्चन पूछा गया है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अब क्या बोल रखा है यहाँ पे, इट इज डिफिकल्ट फॉर सोल प्रोप्राइटर टू हैव एक्सपर्टीज इन ऑल द फंक्शनल एरिया, हमें पता है कि भैया एक सोल प्रोप्राइटर सारे ही फंक्शनल एरिया में एक्सपर्ट हो, ये जरूरी नहीं होता है। फर्दर द साइज ऑफ द बिजनेस में नॉट परमिट एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अब ये भी हो सकता है कि भैया बिजनेस का साइज इस तरीके का है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। सो इन अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पार्टनरशिप ऑफ कंपनी हुए, जहाँ पे डिविजन ऑफ वर्क अमंग द पार्टनर्स व्हिच अलाउज द पार्टनर्स टू स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक एरिया leading to better output and decision making. However, this may sometimes lead to conflict, to differences of opinion, है ना, जब भी जहां पर भी एक या एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो एक समय के बाद में ये चीजें हो सकती है कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आ जाए, ठीक है, लोग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ जाए, आप नहीं समझेंगे बात को, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस इस नेचर का है कि जहां पे एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है और एक अकेला सोल प्रोप्राइटर हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, सो डिफरेंट पर्सन विद दैट डिफरेंट एक्सपर्टीज, वो लोग वहां पे इन्वॉल्व होकर के क्या कर सकते हैं, अपने वर्क को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वहीं पे हमने क्या बोला है कि जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एक बेटर ऑल्टरनेटिव होता है इफ द ऑपरेशन आर फार फ्लज कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड रिक्वायर्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब अगर आपका काम इस तरीके का, देखो आप किसी भी कंपनी के अंदर जो भी लीगल कंप्लायंस है कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है, एक लॉयर करता है, एक सीए करता है, ठीक है। अब वहां पे तो क्या है, रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर वहीं पे कोई छोटी मोटी शॉप है या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट है, छोटा कोई स्टोर है, तो वहां पे किसी सीए या उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लीगल कंप्लायंस के लिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस नेचर का है। तो ये समझ में आया आपको मैनेजरल एबिलिटी। ये भी पूछा जा सकता है कि डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के बारे में बताइए आप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी के अंदर क्या होता है, ओनरशिप मैनेजमेंट और कंट्रोल कंप्लीटली फ्यूज्ड होते हैं एंड देयरफॉर एंटरप्रेन्योर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज बिजनेस, ठीक है। वहीं पे पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, अलग अलग पार्टनर्स के अंदर पार्टनरशिप डीड के थ्रू क्या किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ड्यूटीज को, राइट्स को स्पेसिफाइड किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट ये बोल रखा है कंपनी के अंदर क्या होता है, तो कंपनी के अंदर ये होता है कि जो ऑनरशिप और मैनेजमेंट होता है डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ऑनर्स अलग होते हैं, जो मैनेजमेंट करने वाले वो बीओडी अलग होते हैं, वो लोग कंपनी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग चीफ एग्जीक्यूटिव्स वगैरह होते हैं, तो वो अपनी अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, उन चीजों को मैनेज करते हैं। तो कंपनी में अलग रहता है। दस अ पर्सन विशिंग टू हैव कंप्लीट, अब अगर आप चाहते हो कि पूरा की पूरा कंट्रोल मेरे पास में रहे तो फिर क्या होना चाहिए, आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पे चले जाओ। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत इन चीजों को डाइल्यूट कर सकते हो तो आप पार्टनरशिप फॉर्म पे चले जाओ। और अगर आप ऑनरशिप और मैनेजमेंट को डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर कंपनी फॉर्मेट, ठीक है। सो लाइकवाइज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। अगेन यहाँ पे आपको बोला गया डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी। अब आपको पता है कि size of risk and willingness of owner to bear it is an important consideration in the selection of form of business organization, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं कितना रिस्क उठा सकती हूँ, है ना, डिपेंड करता है मेरे ऊपर।
मैं कितना रिस्क में उठा सकती हूँ। अगर मुझे लगता है कि इस बिजनेस का सारा कंप्लीट रिस्क मैं उठा सकती हूँ तो वेल एंड गुड है, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप पे चल जाऊंगी। और अगर मैं अपने रिस्क को अगर बांटना चाहती हूँ तो रिस्क के साथ मुझे क्या बांटना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट भी बांटना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको रिस्क शेयर करने वाला मिलेगा, तो वो चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान में देनी होगी। द अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस डिपेंड्स अमंग अदर फैक्टर्स, जैसे कि ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस कैसा होता है। स्मॉलर द साइज ऑफ बिजनेस, स्मॉलर द अमाउंट ऑफ रिस्क। आपका बिजनेस का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उसमें जो एसोसिएटेड रिस्क है वो उतना ज्यादा कम होगा। Thus, a sole proprietor business carries a small amount of risk, यहाँ पे क्या करता है वो कैरी करता है एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप। हाउएवर जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो पर्सनली क्या होता है, लाइबल होता है उसके बिजनेस की सारी डेट के लिए। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, लाइकवाइज पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स इंडिविजुअली और जॉइंटली भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। लेकिन वहीं पे कंपनी और एलएलपीज के अंदर एक रियल एडवांटेज होता है, जहां तक की रिस्क कंसर्न होती है तो वहां पे जो उनका अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन होगा वो उतना ही अफेक्टेड होगा। जॉइंटली वो किसी भी तरीके के लॉसेस के लिए या रिस्क के लिए क्या नहीं होते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। क्रेडिटर्स कैन फोर्स पेमेंट ऑफ देयर क्लेम ओनली टू द लिमिट ऑफ द कंपनी। कंपनीज एंड एलएलपीज के एसेट तक ही क्या कर सकते हैं, वो रिकवर कर सकते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता है। दस व्हाइल शेयर होल्डर मेंबर पार्टनर में लूज द एंटायर मनी ही पुट्स इनटू और एग्री टू पुट इनटू द कंपनी एंड एलएलपी, ही कैन नॉट बी फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट एडिशनल फंड आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। है ना, आपको अपनी पॉकेट से यहाँ पे कुछ भी नहीं देना है बिजनेस की डेट को मिट आउट करने के लिए। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट बोला स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कितना स्टेबल नेचर का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस चीज को चूज करने के लिए कि कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुझे लेना चाहिए। A stable business preferred by the owners in so far as it helps them in attracting suppliers of capital। ठीक है, क्या बोल रखा है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो सप्लायर्स को who look for safety of investment and regular returns and also helps of getting competent workers and managers will look for security of service and opportunities of advancement are from the point of view sole proprietorship are not stable although no time limit is placed on by them on बाय लॉ। है ना, अब यहाँ पे देखो सिंपल से शब्दों में क्या रखा है कि अगर मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ और अगर मैं एक ऐसा बिजनेस चला रही हूँ तो मेरा बिजनेस बिल्कुल ही अनसर्टन है ना, बिल्कुल ही अनस्टेबल है। जरूरी नहीं अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है या अगर हो सकता है कि डेथ के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में या किसी भी केस में मेरा बिजनेस क्या हो सकता है, कभी भी शट डाउन हो सकता है। अब आज अगर आप कंपनीज के बारे में बात कर लोगे, आज रतन टाटा एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन क्या टाटा कंपनी को कोई फर्क पड़ा है, क्या उसके एग्जिस्टेंस, क्या उसकी स्टेबिलिटी को कोई फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा है कोई भी फर्क। क्यों फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस ओनर बोथ आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या हो सकता है, अब अपने बिजनेस को, अपना बिजनेस ओनर से उसको अलग नहीं किया जा सकता है। वहीं पे पार्टनरशिप फर्म में भी देखो ये एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ी सी खतरे में ही रहती है ना। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए या किसी तरीके का भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इन दैट केस पार्टनरशिप क्या हो सकती है, खत्म करी जा सकती है। बट कंपनी के अंदर वही है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन, कंपनी चलती ही रहती है। क्लियर है। नेक्स्ट बोला फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज फार एज पॉसिबल फॉर the form of organization should allow flexibility of administration. The flexibility of administration is closely related to internal organization of business. Business के internal organization से related होती है, यानी कि किस तरीके से organization की activities को structured करा गया है department और sections और unit के अंदर with a clear definition of authority and responsibility। है ना, हमें पता है कि जो sales वाला बंदा है वो sales का ही काम करेगा, जो प्रोडक्शन वाला है प्रोडक्शन का ही काम करेगा, जो फाइनेंस वाला है वो फाइनेंस ही देखेगा, जो मार्केटिंग वाला है वो मार्केटिंग ही देखेगा। सो इसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है अमंग द डिफरेंट पीपल एंड देयर ओन डिपार्टमेंट। वो उस डिपार्टमेंट से बाहर जाकर के काम नहीं करेंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि इन सारे लोगों के एफर्ट्स जो है वो किस चीज के लिए है, फॉर अकम्प्लिशिंग कंपनीज गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अकम्प्लिश करना है इनका एट द एंड, एट लास्ट क्या होता है, यही गोल होता है। इसलिए इन सबके एफर्ट्स का किया जाना चाहिए, इस तरीके से यूनाइट किए जाने चाहिए कि जो अल्टीमेट गोल है उसको आप अचीव कर सके। क्लियर है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, अब ये इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के भी साथ अपना प्रॉफिट डिवाइड करूं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर है। अगर मैं डिवाइड कर सकती हूँ तो वेल एंड गुड है कि भैया हम लोग क्या कर ले, पार्टनरशिप फॉर्म खोल ले। और कंपनीज के अंदर क्या होता है, स्टेक होल्डर्स को बोनस शेयर्स वगैरह इशू किए जाते हैं। लिस्टेड कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर्स आर ट्रेडेबल और स्टॉक एक्सचेंज इनेबलिंग द शेयर होल्डर्स टू एग्जिट द कंपनी एट एनी टाइम्स। है ना, अगर और जो पब्लिक कंपनी है वो कभी भी, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो कभी भी किसी भी समय क्या कर सकते हैं, कंपनी को छोड़ सकते हैं। कॉस्ट प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन, अब कितना कॉस्ट बैठेगा आपके बिजनेस को शुरू करने में, रनिंग कॉस्ट कितना है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होने वाली है, क्या प्रोसीजर है, क्या लॉ है, क्या गवर्नमेंट रेगुलेशन है। लाइक अगर पब्लिक कंपनी हो तो सेबी का भी रेगुलेशन आपके ऊपर होगा, आपके ऊपर गवर्नमेंट के और बहुत सारे जो भी टैक्स डिपार्टमेंट है उन सबका भी रेगुलेशन आपके ऊपर होगा। फिर अगर आप फूड रिलेटेड कोई काम करते हो तो फिर फसाई का भी आपके ऊपर रेगुलेशन होगा। कोई ऐसा बिजनेस करते हो जो लाइसेंस बेस्ड है तो वहां पे आपको लाइसेंसिंग वगैरह भी करवानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस डिपेंड करते हैं कि आपका बिजनेस कैसा है, कौन सा है और किस कैटेगरी में फॉल करता है। क्लियर है। यहाँ पर टैक्स इंप्लीकेशन वही है, आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ऊपर टैक्स इंप्लीकेशन यहाँ पर कितने होने वाले हैं। स्मॉलर एंटिटीज जैसे कि
सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, जो टैक्स लाइबिलिटीज होती है वो डिपेंड करती है कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। हाउएवर द लाइबिलिटी ऑफ ऑनर इज अनलिमिटेड इन केस ऑफ कंपनीज और एलएलपी के अंदर अगर हम लोग बोलेंगे, सो द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर, उनके शेयर वैल्यू ऑफ शेयर तक की क्या होती है, लिमिटेड रहती है। और इन केस ऑफ कंपनीज एलएलपी जो टैक्स लाइबिलिटी होती है कुड बी हायर एंड चार्ज एट फ्लैट रेट, ठीक है, इसको क्या करा जा सकता है, फ्लैट रेट पे भी चार्ज किया जा सकता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय जियोग्राफिकल मोबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, सो द एक्सटेंट टू विच द प्रोडक्ट और सर्विसेज इज प्रपोज्ड टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड मेड अवेलेबल आल्सो प्लेज अ वाइटल रोल in choosing the type of business organization. If a concern deal with local market or a seasonal product or a perishable goods or is meant to cater to a specific city or locality, then the sole proprietorship or partnership form of business may be suitable. If it is proposed to market the product or services all over India, ठीक है, a company form of organization may be preferred. कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह का अपन लोग ले लेते हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस होती है वो क्या होती है, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है टू द सिटी, है ना। लेकिन अगर वहीं पे अगर आप ऑनलाइन पे जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे वही चीज हो गई कि आप एनीवेयर इन इंडिया क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, अपनी सर्विसेज दे सकते हो। तो डिपेंड करता है, फिर यहाँ पे आपका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपकी बिजनेस का स्कोप, उसकी जो जियोग्राफिकल मोबिलिटी है वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। Transferability of ownership of sole proprietorship being one person entity does not lend itself to the transferability of ownership as the owners himself enjoy the profit and suffer the losses in the business. वहीं पे जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रॉफिट एंड लॉसेस अपने एग्रीड प्रोपोर्शन में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अगर कोई भी पार्टनर क्या कर जाता है, एग्जिट कर जाता है, तो जो पार्टनरशिप होती है, मे डिसाइड टू इंडक्ट अ न्यू पार्टनर, या तो वो चाहे तो नए पार्टनर को लेकर के आ सकते हैं, या फिर वो चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, शट डाउन भी कर सकते हैं। इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज पॉसिबल by transfer of shareholding by any person or group of persons in favor of another person or a group of person। ठीक है जी, क्लियर है। मैनेजरल नीड वही है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सिक्रेसी वही कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, अगर उसमें सीक्रेट मेंटेन करना जरूरी तो सोल प्रोप्राइटर पे चले जाओ। इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या हो गया, द कंपनी इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन, सो इफ द एंटरप्रेन्योर वांट्स टू हैव अ फ्रीडम इन बिजनेस with little governmental interference he has to go for either sole proprietorship or partnership। अब आप चाहते हो कि भैया मैं इंडिपेंडेंटली, मुझे कोई रोके टोके नहीं हो, मैं मेरे अकॉर्डिंगली काम करूं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पे चले जाओ। लेकिन अगर आप कंपनी फॉर्मेट में हो तो गवर्नमेंट बार बार बीच में आ करके आपको क्या करने वाली है, परेशान करने वाली है। ठीक है, क्लियर है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे जब आप कंपनी के फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते हैं। ये जितने भी फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, ये सारे एक दूसरे पे क्या है, कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं सबके सब इंपॉर्टेंट होते हैं। नेवरदलेस द फैक्टर ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन आर द मोस्ट बेसिक वन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका बिजनेस का नेचर कैसा है और क्या स्केल ऑफ ऑपरेशन है। ये सबसे बेसिक एक फीचर है, एक ध्यान में रखने वाली चीज है, जिसकी बेसिस पे आप अपना फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करोगे। ठीक है, द वेरियस फैक्टर्स लिस्टेड अबाउट ओनली द मेजर फैक्टर। जितने भी फैक्टर्स हैं उसके अंदर से क्या होगा, जो भी पर्सनल प्रेफरेंस होती है ऑनर की, उसके ऊपर, और जो भी सिचुएशंस है, डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है, क्या चीजें हमसे मांगी जा रही है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। द प्रॉब्लम इन चूजिंग द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द एनालाइजिंग एंड वेटिंग रिलेटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आप वो सारी चीजों को देखोगे, ठीक है, कि उसके क्या एडवांटेजेस है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, चीजों को देखते हुए ही आप क्या करोगे, अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। कंपनी एज अ choice of business organization for startups company as a business structure because it allows outside funding भी यहाँ पे आप कर सकते हो, इक्विटी रेज आप कर सकते हो, लिमिट्स हो जाती है आपकी लाइबिलिटी जो शेयर होल्डर की होती है वो लिमिटेड हो जाती है। आप यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस को भी क्या कर सकते हो, ऑफर कर सकते हो, जितना भी आपका टॉप टैलेंटेड एम्प्लॉय है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको रिटेन करके रखने के लिए। एज दिस एंटिटीज मस्ट होल्ड बोर्ड मीटिंग्स यहाँ पे रखनी पड़ती है, एनुअल रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं एमसी के साथ में। दे टेंड टू बी व्यूड अभी मोर, इसको इसके ऊपर ज्यादा भरोसा किया जाता है, ज्यादा क्रेडिटेबल इसको ऑलरेडी माना जाता है एलएलपी और जनरल पार्टनरशिप के कंपैरिजन में। ठीक है, कंपनी, अब देखो यहाँ पे जो आपको स्टार्टअप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है मैंने, इसके पहले आपका स्टार्टअप वाला पूरा चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बच्चा, मैं आप लोगों को यही बात कहूंगी कि जितने भी फैक्टर्स है, जो 15-16 फैक्टर्स है, यहीं से 3 मार्क्स में आपके लिए क्वेश्चन आएगा। शुरू में आपको केस स्टडी के तौर पे बना करके देंगे, लेकिन लास्ट में आपसे वो यही पूछेंगे कि अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ तो इस फैक्टर को मैं किस तरीके से ध्यान में रख करके, कैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लाइकवाइज आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। दिस इज हाउ हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आप लोग भी अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, वन बाय वन सारे के सारे चैप्टर्स, जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर है, जिसपे आपको ज्यादा भरोसा है, जिसको आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, उसको और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, रेदर देन गोइंग फॉर अ न्यू थिंग, या फिर क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है कि आप नई चीजों को पढ़ें, तो जो किया हुआ है उसी को बहुत अच्छे से कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से अच्छा बनाइए, अपना बेस्ट से बेस्ट तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।